Healthy morning, students. Today we are going to understand exercise question answers of chapter first. First question is, which of the statement about the relation below are incorrect? So we are having reaction 2PbO plus C gives 2Pb plus CO2. तो अब देखते हैं. फर्स्ट, लीड इज गेटिंग रिड्यूस. तो पहले एक काम करता हूँ, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन गेन करना, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन लूज करना. रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन ऐड होना और ऑक्सीजन रिमूव होना. अब यहाँ ए में क्या लिखा है? लीड इज गेटिंग रिड्यूस. तो लीड तो प्रोडक्ट साइड है. एक बात याद रखना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्टेंट का होता है, प्रोडक्ट का नहीं होता है. तो मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट ए तो रॉन्ग ही है, यानी ए इनकरेक्ट हमें मिल गया. बी देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. वापिस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट साइड है. प्रोडक्ट साइड में लिखे हुए स्टेटमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है, उसका आइडिया हम नहीं लगा सकते. तो बी स्टेटमेंट भी रॉन्ग. अब सी लिखा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. तो कार्बन में से कार्बन डाइऑक्साइड बना. तो देखो, कार्बन बराबर है रिएक्टेंट साइड है, तो हमें देखना पड़ेगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या बढ़ा? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन ऐड हुआ, मतलब ऑक्सीजन ऐड होने को कहते हैं ऑक्सीडेशन. तो कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन बराबर है. जो सी में वही लिखा है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. सी करेक्ट है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है. लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस. लीड ऑक्साइड रिएक्टेंट साइड है, तो हमें देखना पड़ेगा. लीड ऑक्साइड में लीड बना, तो लीड में क्या कम हुआ या बढ़ा? लीड में ऑक्सीजन कम हुआ, यानी ऑक्सीजन रिमूव हुआ. तो ऑक्सीजन जब भी रिमूव होता है तो उसको कहते हैं रिडक्शन. क्या कहते हैं उसको? रिडक्शन. लीड ऑक्साइड का रिडक्शन ही हो रहा है, तो यानी डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है. बट वी हैव टू फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. दैट मीन्स ए एंड बी इज अवर आंसर. ओके, लेट अस डिस्कस सेकंड MCQ. This reaction we are having, the above reaction is an example of dash. अब देखो, Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus Fe. एक बात याद रखने का, जब भी सिंगल एलिमेंट लिखा हो, सिंगल एलिमेंट, तो आपको तुरंत डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में सोचने का. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक्टिविटी सीरीज माइंड में होनी चाहिए. काड़ा से ये माच फेल हुआ क्यों? हा हा हा. तो का से पोटाशियम, ना से सोडियम, सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, आ से एल्यूमिनियम, जिंक, फेल Fe, लीड हुआ हाइड्रोजन, क्यों? कॉपर, हा हा हा, यानी Hg, Ag और Au. चलो ये तो ठीक है. अब देखना है एल्यूमिनियम और Fe में से कौन पहले आता है. तो हम देखें, एल्यूमिनियम पहले आता है, यानी एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है, यानी एल्यूमिनियम Fe को डिस्प्लेस कर सकता है, एल्यूमिनियम Fe की जगह पे आ सकता है. तो अगर एल्यूमिनियम Fe की जगह पे आ जाएगा तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ आ जाएगा. तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और आयरन फ्री हुआ. तो उसका मतलब ये 100% डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन कौन सा? मोनो डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग? टिक द करेक्ट आंसर. ये तो अभी हमने वीडियो के थ्रू इंटेक्स में भी देखा. नहीं, ये वीडियो हमने नहीं देखा था. चलो देख लेते हैं. देखो, सिंपल है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जब भी मेटल डालते हैं, तो एक सिंपल लॉजिक है, जब भी एसिड के अंदर मेटल डालते हैं तो ऑलवेज हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है. ठीक है, और हाइड्रोजन गैस का कौन सा साउंड होता है? पॉपिंग साउंड. चलो देखते हैं फटाफट वीडियो के थ्रू, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. सो हियर रिएक्शन ऑफ iron with hydrochloric acid HCl. Let us check it out.
Let us find out proper video so that we can get popping sound. चलो यहाँ देखते हैं. So here it is, hydrochloric acid. तो टाइम वेस्ट नहीं करना है अभी हमें. सिंपल. ऑलवेज what happens with dilute hydrochloric acid, HCl is added to iron filling. ठीक है, आयरन फिलिंग के अंदर ऐड करते हैं तो क्या होता है, एक सिंपल लॉजिक है कि एसिड के अंदर जब भी मेटल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा. हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा. तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा तो अब Fe और Cl एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे. अब Fe की वैलेंसी 2+ और क्लोरीन की 1-, तो क्रॉस करेंगे तो FeCl2. तो मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन गैस और FeCl2 यानी आयरन क्लोराइड बनेगा. ऑप्शन ए में लिखा है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है. ठीक है. बी में क्या लिखा हुआ है, क्लोरीन गैस. क्लोरीन गैस तो बन नहीं सकता, क्योंकि बता दे एक बात याद रखना, जब भी एसिड के अंदर मेटल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस ही निकलता है. ठीक है. व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वाई शुड ए केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड. Balanced chemical equation, the reaction which have equal number of atom of element on both the side, that is reactant and product side, is called balanced chemical reaction. The chemical equation should be balanced because as per the conservation law of mass can neither be created nor destroyed. The total mass of the reactant should be equal to total mass of product, hence it is essential to balance chemical equation. Look, simple, if I write any chemical equation like जो भी हमने आगे लिखा वही, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस Fe, तो इट विल बी FeCl2 प्लस H2. अब इसको बैलेंस करना है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिखना पड़ेगा. क्लोरीन 2 हो गए, क्लोरीन 2, Fe1. अब क्वेश्चन ये है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है. तो सिंपल, द रिएक्शन विच हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ द साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. जिस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट में जितने एटम होते हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट में भी होते हैं, तो उस इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं. दैट मीन रिएक्शन विच है इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट बोथ द साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, सो इट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन. जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, रिएक्टेंट में क्लोरीन 2, प्रोडक्ट में क्लोरीन 2, रिएक्टेंट में Fe1, प्रोडक्ट में Fe1. अब बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज द लॉ ऑफ मास. लॉ ऑफ मास क्या कहता है कि मास ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते. मास सिर्फ एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो मतलब यहाँ रिएक्टेंट में जितना मास था उतना ही मास हमें प्रोडक्ट में मिलेगा. लेकिन ये अलग बात है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुआ और FeCl2 में कन्वर्ट हुआ. दैट मीन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट ऑलवेज convert from one form to another. ठीक है. That's why it is necessary to balance the chemical equation. Translate the following statement into chemical equation and balance them. So here we want to balance chemical equation. Translate मतलब इसके लिए हमें chemical equation लिखना है और balance करना है. ठीक है, चलो start करते हैं. So here फर्स्ट इज हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया. तो साफ साफ लिखा हाइड्रोजन, सारे गैसेस
ठीक है, डायटोमिक स्ट्रक्चर होता है। कंबाइन विथ किसके साथ? नाइट्रोजन, वो भी गैस है तो N2 डायटोमिक। और एमोनिया, एमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH3, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमने हाइड्रोजन 2 और यह हाइड्रोजन 3 है। जब 2 और 3 का हो तो मैंने आपको बताया था LCM 6 का डालने का, लेकिन 2 सारे एक साथ में होने चाहिए, 3 एक साथ में होने चाहिए तो ही हो। 6 होकर डाला, LCM अब लाएंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 6 बनाने तो कितने 2 + 6 होते हैं? 3 यहाँ हाइड्रोजन 3 है, 6 बनाने तो कितने 3 + 6 होते हैं? 2 तो 2 आगे लिखेंगे। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन 2 बैलेंस, क्लियर। बी, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन वैलेंसी 1+, अब सल्फाइड लिखा यानी SO4 2-, ठीक है। गैस बॉर्न इन एयर, हवा में जलाते हैं, कोई भी चीज़ जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो कोई भी चीज़ हम जलाते हैं तो किसके साथ रिएक्शन करता है? वो ऑक्सीजन के साथ। पहले इसका क्रॉस करके कंपाउंड बना दे तो बन गया हाइड्रोजन यानी H1+, सल्फाइड मतलब S2-। तो कंपाउंड बना H2S, क्रॉस करने पर बर्न कर रहे हैं मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। gives water, that means H2O and sulfur as डाइऑक्साइड, डाई का मतलब 2 और ऑक्साइड। सिंपल है, बहुत सिंपल है। बैलेंस करो, 2 हाइड्रोजन बैलेंस, 1 सल्फर बैलेंस, 2 ऑक्सीजन, बट हियर देयर आर 3 ऑक्सीजन। अब देखो मैंने 2 और 3 का बैलेंस करने के लिए एलसीएम लेने को बोला था, लेकिन कब? जब 2 एक साथ में हो, 3 एक साथ में। देखो ये 3 एक साथ में नहीं है, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। तो अब क्या करने का, जहाँ कम है ना, जहाँ कम है वहाँ एक एक बढ़ाते जाने का, जहाँ कम है वहाँ पर। तो सपोज यहाँ O2 पे कम है तो यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ पे, तो ऑक्सीजन कितने हुए? 4। तो अब यहाँ 4 बनाने का ट्राई करो। तो अगर मुझे 4 बनाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आगे 2 लिखना पड़ेगा। तो ये 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन वापस 4 हो गए। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ पर मुझे 2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 2। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड H1+, S2-, H2S, बर्न इन एयर मतलब ऑक्सीजन, गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पर हम क्या ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑक्सीजन में 2 लिखता हूँ तो क्या हो जाता है? 4 ऑक्सीजन हो जाते थे, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ 2 लिखूँगा तो हाइड्रोजन तो 4 बैलेंस हो गए, सल्फर 2 हो गए। अब यहाँ 2 लिखूँगा तो सल्फर 2 बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो गए, जबकि यहाँ तो 4 ही है। तो उसका मतलब 2 नहीं लिखना है, अब 3 लिख के ट्राई करना है। क्या लिख के ट्राई करना है? 3 लिख के। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, अब 3 लिख के ट्राई करते हैं अगर हम, तो अब 6 हो गए ऑक्सीजन मुझे 6 हो गए, 6 बनाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ और यहाँ 2 लिख देता हूँ। तो ये 2 ऑक्सीजन और 2 × 4 + 2 6 हो गए। बाकी का बैलेंस करना स्टार्ट करो। हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए आगे 2 लिखो। सल्फर 2 हो गए, यहाँ सल्फर तो 2 है ही, हो गया बैलेंस। ये है ना, ये रोस्टिंग रिएक्शन है। कौन सा? रोस्टिंग। और रोस्टिंग रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए आपको एक नंबर याद रखना पड़ेगा, 23 22। ये बैलेंसिंग नंबर है। कौन सा नंबर है? बैलेंसिंग नंबर। देखो 23 22, ये आप मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ोगे तो रोस्टिंग में हमें याद रखेंगे कि जब भी सल्फाइड होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए यही नंबर लगाना पड़ता है, 23 22, ठीक है। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड। बेरियम का मतलब Ba2+ और क्लोरीन का मतलब 1-। कंपाउंड बनाना है तो क्रॉस करना पड़ेगा, BaCl2,
रिएक्ट विथ एमोनियम का मतलब NH4 1 प्लस सल्फेट SO4 2 माइनस। अब बैलेंस करना है मुझे तो 2 जाएगा एमोनियम की तरफ, पॉली एटॉमिक होने की वजह से ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, 1 जाएगा सल्फेट की तरफ। 2 गिव का मतलब गिव्स एल्यूमिनियम 3 प्लस क्लोराइड क्लोरीन 1 माइनस, तो क्रॉस करेंगे तो AlCl3 प्लस प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम का मतलब Ba और सल्फेट का मतलब Ba2 प्लस, सल्फेट का मतलब SO4 2 माइनस। ये तो चार्जेस बैलेंस ही है। अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इन रिएक्टेंट बेरियम 1, इन प्रोडक्ट बेरियम 1 बैलेंस्ड, रिएक्टेंट क्लोरीन 2 बट इन प्रोडक्ट क्लोरीन 3। देखो वापस 2 3 का बैलेंसिंग तो मैंने क्या बोला था, LCM यानी 6। देखो यहाँ पर 2 क्लोरीन पूरे साथ में, 3 क्लोरीन भी पूरे साथ होते हैं, LCM कर सकते हैं। तो ये 2 क्लोरीन को 6 बनाना है तो आगे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। ये 3 क्लोरीन को 6 बनाना है तो आगे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 2 से। ठीक है, अब वापस बैलेंस करके देखना पड़ेगा क्योंकि बेरियम चेंज हो गए। अब बेरियम 3 हो गए, यहाँ बेरियम 1 है तो 3 बनाने के लिए यहाँ मुझे 3 लिखना पड़ेगा। क्लोरीन 2 3 जा 6, प्रोडक्ट साइड क्लोरीन 3 2 जा 6 बैलेंस। NH4 कितना है 2, रिएक्टेंट साइड। ठीक है, प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड तो एमोनियम है ही नहीं, अरे सॉरी ये एल्यूमिनियम है, मैंने एमोनियम समझ लिया। फिर से एक बार करते हैं फटाफट। बेरियम क्लोराइड, बेरियम Ba2 प्लस क्लोरीन Cl1 माइनस BaCl2 प्लस Al एल्यूमिनियम 3 प्लस सल्फेट SO4 2 माइनस, क्रॉस करेंगे तो Al2 SO4 थ्राइस गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम 3 प्लस क्लोरीन 1 माइनस, क्रॉस करेंगे AlCl3 और बेरियम सल्फेट यानी BaSO4। अब क्लोरीन को बैलेंस कर 2 और 3 6 या 3 जा 2 जा किया था ना हमने। बेरियम 3 हो गए तो यहाँ Ba के आगे 3, क्लोरीन हो गया, एल्यूमिनियम 2 है तो एल्यूमिनियम 2 बैलेंस हो गए। सल्फेट SO4 कितने हैं 3, यहाँ पर भी SO4 कितने हैं 3, बैलेंस्ड। क्लियर। नेक्स्ट पोटाशियम मेटल, पोटाशियम 1 प्लस react with water H2O give potassium K1 plus hydroxide OH1 minus, charges are balanced and dihydrogen gas. Easiest one it is. Balance 1 potassium, hydrogen 2 and 1 3। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है और वहाँ हाइड्रोजन 3 है। तो एक काम करते हैं, जहाँ कम है वहाँ एक एक बढ़ाते जाते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर मैं एक बढ़ाता हूँ, तो अब कितने हुए हाइड्रोजन 4। तो प्रोडक्ट साइड 4 अगर मुझे हाइड्रोजन बनाना है तो क्या करेंगे, लेकिन यहाँ 4 हाइड्रोजन तो बने बराबर है, ऑक्सीजन भी 2 हो गए। तो अब हमें प्रोडक्ट में कुछ ऐसा करना है कि ऑक्सीजन भी 2 हो जाए और हाइड्रोजन 4 भी हो जाए। तो मैं यहाँ पर 2 लिखने की बजाय यहाँ लिखूँगा, उससे फ़ायदा ये हो जाएगा ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे और हाइड्रोजन ये 2 और 2 4 हो जाएंगे। अब पोटेशियम की बात करो तो यहाँ पोटेशियम प्रोडक्ट में 2 है लेकिन रिएक्टेंट में तो 1 है, तो आगे लिखना पड़ेगा 2। क्लियर। So here question 5 is over. Question number 6 is balance the chemical equation. Number A is HNO3 nitric acid plus CaOH twice gives CaNO3 twice plus H2O। ओके, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करो, अभी उसके पहले बाकी सब चीज़ों को बैलेंस कर दो तो इजी रहेगा आपके लिए।
NO3 नाइट्रेट, ये पूरा पॉलीएटॉमिक आयन है, साथ में लेना पड़ेगा। NO3 कितने, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है 1, यहाँ NO3 कितने देखो भैया, और यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ये 1 NO3, उसको 2 बनाने के लिए आगे मुझे 2 लिखना पड़ेगा। NO3 बैलेंस हो गया, आगे बढ़ो। हाउ मेनी कैल्शियम 1, हियर हाउ मेनी कैल्शियम 1, ओके। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बारी, हाइड्रोजन को बैलेंस करो। हाउ मेनी हाइड्रोजन 2 और ये 2 4, टोटल 4 हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट साइड से 2 है, तो 4 बनाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा 2। देखो हाइड्रोजन बैलेंस करोगे तो अपने आप ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। अब आप सोचो कि सर ये ऑक्सीजन नहीं गिनने का, नहीं, क्योंकि हमने जब NO3 को बैलेंस किया था तो वो उसके अंदर आ गया। पॉलीएटॉमिक आयन में जो ऑक्सीजन है उसको सेपरेटली हमें बैलेंस नहीं करना है। क्लियर हो गया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये NaOH, सेकंड NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2O। हाउ मेनी सोडियम 1, हाउ मेनी सोडियम 2, तो 1 को 2 बनाना है तो आगे 2 लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं। अभी बचा है सल्फेट, कितने सल्फेट है 1, यहाँ भी सल्फेट 1 है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो, 2 और 2 4, यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ 2 है तो 4 बनाने के क्या आगे लिखेंगे 2। अब यहाँ ऑक्सीजन देखो, तो ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2। ये ऑक्सीजन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयन SO4 के साथ ही हमने इसको यहाँ बैलेंस कर दिया था। क्लियर, इजी है। C NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। हाउ मेनी सोडियम 1, हाउ मेनी सोडियम 1, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, सिल्वर 1 सिल्वर 1, NO3 1 NO3, already balanced. Now D BaCl2 barium chloride plus sulfuric acid gives barium sulfate plus hydrochloric acid. How many barium at reactant side 1, at product side 1, reactant side chlorine 2, product side chlorine 1, so we'll write 2 before HCl. Now at the reactant side hydrogen 2, product side hydrogen 2, reactant side SO4 1, product side SO4 1. Clear? D also completed. Now number 7. Write the balanced chemical equation for the following reaction. कैल्शियम, अब कंटेंट पे से हम इक्वेशन बनाए, कैल्शियम की वैलेंसी 2 प्लस, हाइड्रोक्साइड OH 1 माइनस, बैलेंस नहीं तो क्रॉस करना, 2 जाएगा OH के साइड तो OH को 2 लिखना पड़ेगा। अब OH पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन जब भी एक से ज़्यादा तो ब्रैकेट में लिखते हैं। ये जो 1 है ये कैल्शियम की टूवर्ड्स जाएगा तो कैल्शियम 1 ही रहेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 gives कैल्शियम Ca2 प्लस कार्बोनेट CO3 2 माइनस, चार्जेस आर बैलेंस्ड, प्लस वाटर H2O। लेट अस बैलेंस, रिएक्टेंट 1 कैल्शियम, प्रोडक्ट साइड 1 कैल्शियम। At the reactant side oxygen 2 and 2 4, at the product side oxygen 3 and plus 1 4. In the reactant side hydrogen 2, in the product side hydrogen 2, so it is balanced. C aluminium, that means Al plus copper Cu2 plus chloride Cl1 minus gives aluminium Al3 plus chloride Cl1 minus प्लस कॉपर Cu। पहले कंपाउंड बनाना भूल गया मैं, यहाँ पर CuCl में देखो क्रॉस करना पड़ेगा, यानी 2 जाएगा Cl के टूवर्ड, यानी CuCl2 होगा, 1 कॉपर के टूवर्ड जाएगा, कॉपर 1 ही रहेगा। AlCl में देखो
Al के ऊपर का 3 Cl के टूवर्ड जाएगा तो LCl3। अब Cl के ऊपर का 1 वो L के टूवर्ड जाएगा तो L तो 1 ही रहेगा। एल्यूमिनियम 1 एल्यूमिनियम 1, रिएक्टेंट साइड कॉपर 1, प्रोडक्ट साइड कॉपर 1, रिएक्टेंट साइड क्लोरीन 2, प्रोडक्ट साइड क्लोरीन 3। तो 2 3 का बैलेंस ही देखो, 2 पूरे के पूरे, 3 पूरे के पूरे साथ में, LCM 6। सो टू मेक दिस 2 क्लोरीन 3 एट द रिएक्टेंट साइड क्लोरीन 2 है, 6 बनाने कितने 2 जा 6, 3 जा तो आगे 3 लिखेंगे। प्रोडक्ट साइड क्लोरीन 3 है तो 6 बनाने के लिए कितने 3 जा 6, 2 जा तो 2 आगे लिखेंगे। वापिस सबको बैलेंस करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम 1 रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड एल्यूमिनियम 2 तो यहाँ 2 लिखेंगे। रिएक्टेंट साइड कॉपर 3, प्रोडक्ट साइड कॉपर 1, सो विल राइट 3। क्लोरीन को तो हमने बैलेंस किया, सो नाउ इट इज बैलेंस्ड। क्लियर। डी बेरियम Ba2 प्लस क्लोराइड Cl1 माइनस, चार्ज इज नॉट बैलेंस, क्रॉस करना पड़ेगा, यानी Ba का जो 2 Cl की तरफ जाएगा और Cl का जो 1 है वो Ba की तरफ, यानी Ba तो 1 ही लेंगे। पोटाशियम K1 प्लस सल्फेट SO4 2 माइनस, वापिस चार्ज बैलेंस नहीं तो 2 जाएगा पोटाशियम की टूवर्ड्स और 1 जाएगा SO की तरफ। गिव्स बेरियम Ba2 प्लस एस सल्फेट SO4 2 माइनस, चार्जेस आर बैलेंस्ड, प्लस पोटाशियम K1 प्लस क्लोराइड Cl1 माइनस, balanced. That means charges are balanced. Now I will balance the chemical equation. Reactant side barium 1, product side barium 1, reactant side chlorine 2, product side chlorine 1. So to make this 1 chlorine 2, we'll write 2 before KCl. Reactant side potassium K, potassium 2, product side potassium 2, reactant side SO4 1, product side SO4 1. So balanced. Clear? Question number 8. Write balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction of each. A. Potassium bromide, potassium K1 plus bromide Br1 minus, charge is balanced. Barium Ba2 plus iodide I1 minus, नॉट बैलेंस तो मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, Ba2 होगा। पोटाशियम K1 प्लस आयोडाइड I1 माइनस, बैलेंस्ड। बेरियम Ba2 प्लस ब्रोमाइड Br1 माइनस, तो क्रॉस करना पड़ेगा Br2, ठीक है। अब पोटाशियम कितने 1, बैलेंस करेंगे, पोटाशियम कितने 1, ब्रोमाइड 1, यहाँ ब्रोमाइड 2 है तो ये 1 को 2 बनाने के लिए आगे 2 लिखना पड़ेगा, तो अब इस पोटाशियम 2 हो गए तो मुझे प्रोडक्ट साइड पोटाशियम के आगे 2 लिखना पड़ेगा। देखो देखना पड़ेगा, एक बार किसी को बैलेंस कर दिया तो ऐसा नहीं कि दूसरी बार वो बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, करना भी पड़े। बेरियम 1 बेरियम 1, आयोडीन 2 आयोडीन 2, तो बैलेंस हो गया। अब हमें ये बताना है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज़। हमने बैलेंस तो कर दिया। एक बात याद रखना, जब भी पूरा का पूरा कंपाउंड हो ना, देखो ये पूरा कंपाउंड है पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ये पूरा कंपाउंड है पॉजिटिव नेगेटिव वाला, तो समझ जाने का 99% डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट। सो इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक कार्बोनेट, लेकिन ज़्यादा था ना, बाकी तो सोचना पड़ेगा। जिंक Zn वैलेंसी 2 प्लस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, बैलेंस्ड, प्लस ऑलरेडी गिवन गिव्स है, गिव्स जिंक Zn 2 प्लस
ऑक्साइड O2 माइनस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. लेट अस बैलेंस. जिंक 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2 NO3. अब देखो सारे रिएक्शन वन बाय वन चेक करो. पहले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मतलब दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनना, लेकिन यहाँ तो एक रिएक्टेंट एक ही है तो पॉसिबल नहीं है. सेकंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन का मतलब टूटना, एक रिएक्टेंट टूट के दो और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनना. तो यहाँ पर यही हो रहा है, रिएक्टेंट एक ही है जो टूट के दो और दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, मतलब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है. क्लियर. सी हाइड्रोजन H2 क्लोराइड Cl2 हाइड्रोजन क्लोराइड HCl. बैलेंस करो. टू हाइड्रोजन क्लोरीन 2 तो क्लोरीन 2 हो गए. वापस रिएक्शन शुरुआत स्टार्ट करो. कॉम्बिनेशन मतलब दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाना है. दो रिएक्टेंट कंबाइन होके प्रोडक्ट एक ही बना, सो इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सिंपल. नाउ डी. मैग्नीशियम Mg2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गिव मैग्नीशियम Mg2 प्लस क्लोराइड Cl1 माइनस प्लस हाइड्रोजन H2. लेट अस बैलेंस. 1 Mg 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो आगे 2 लिखोगे. क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरीन 1 ही है तो 2 बनाने के लिए 2 लिखना पड़ेगा मुझे. अब मैग्नीशियम कितने हो गए 2, तो ये मैग्नीशियम को 2 बनाने के लिए आगे 2 लिखना पड़ेगा. अब पहले लेते हैं कॉम्बिनेशन जिसमें दो रिएक्टेंट टूट के एक ही प्रोडक्ट बनता है. सॉरी, दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनता है. तो दो रिएक्टेंट तो है लेकिन कंबाइन होके एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो कॉम्बिनेशन नहीं है. डीकम्पोजिशन 2. डीकम्पोजिशन टूटना, यानी एक रिएक्टेंट टूट के दो प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन यहाँ रिएक्टेंट ही दो है, नहीं हो सकता. आगे बढ़ो. डिस्प्लेसमेंट, मोनो डिस्प्लेसमेंट, यानी वहाँ पर एक मेटल होना चाहिए. हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है. लेकिन एक्टिविटी सीरीज में कहीं पर मैग्नीशियम है ही नहीं. देखो काणा CM आज सॉरी है मैग्नीशियम, बराबर आपको याद है, मतलब ठीक है मैग्नीशियम वहाँ पर है. तो अब उसमें क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है. तो यहाँ पर बड़ा मैग्नीशियम एक तो मेटल है, लेकिन यहाँ पर तो कोई मेटल है ही नहीं. हाइड्रोजन ना मेटल में काउंट नहीं करते, ना क्लोरीन तो नॉन मेटल है, तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो सकता. अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं हो सकता? डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों रिएक्टर में कंपाउंड होना चाहिए, तो एलिमेंट है कंपाउंड नहीं है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो सकता. अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आओ. ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड होना, हाइड्रोजन रिमूव होना. पहले यहाँ देखते हैं मैग्नीशियम से मैग्नीशियम क्लोराइड बना, तो उससे तो कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ दिख नहीं रहा है. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन बना. मैंने बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब भी देखो तो आगे वाला 2 नहीं दिखने का, कंपाउंड में देखने का. यहाँ कंपाउंड में हाइड्रोजन कितने हैं 1, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ 1 थे यहाँ 2 हो गए, यानी एक हाइड्रोजन बढ़ा, हाइड्रोजन ऐड हुआ. तो हाइड्रोजन ऐड होने को क्या कहते हैं, रिडक्शन. सो दिस इज रिडक्शन प्रोसेस. और इवन वी कैन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो. ठीक है, दोनों लिख सकते हैं. यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, हम रिडक्शन रिएक्शन भी लिख सकते हैं. ठीक है. व्हाट इज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल. देखो एक्सो का मतलब एग्जिट और थर्मिक का मतलब हीट. जिसमें हीट की एग्जिट होती है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं. एग्जिट होना मतलब रिलीज होना. A chemical reaction in which heat is released during formation of product is called exothermic reaction. Or right example, carbon when react with oxygen it form carbon dioxide and heat. ठीक है, हम जब भी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है. तो देखना कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर आता है, अपना हैंड बाहर रखोगे तो आपको एक वार्मनेस फील होगी. ठीक है, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड.
सो वेन एवर कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व ऑलवेज हीट प्रोड्यूस, तो यहाँ पर हीट की एग्जिट हुई, सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सारे एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में क्या होता है, मीथेन CH4 जो CNG में होता है। अब इसको हम जलाते हैं, कोई भी चीज़ जलाते हैं तो हम किसके साथ वो रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ। अब नेचुरल गैस को जलाते हैं तो साइलेंसर में से क्या निकलता है, धुआं, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बोला था कार्बन डाइऑक्साइड जब भी निकलेगा तो साथ में क्या निकलेगी, हीट। क्लियर। एंड वन मोर एग्जाम्पल रिटर्न, फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट मैन्यूर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। ठीक है, कोई भी वेजिटेबल मैटर है वो सड़ा के फर्टिलाइजर बनाते हैं तो भी उसके अंदर से जो हीट निकलती है, सो इट इज एक्सोथर्मिक। एनी वन एग्जाम्पल यू कैन राइट। एंडोथर्मिक, एंडो EN का मतलब एंट्री और थर्मिक का मतलब हीट, जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट की एंट्री होती है। देखो हीट की एंट्री होती है और कंपाउंड ब्रेक होता है, तो इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। A chemical reaction in which heat is absorbed is called endothermic reaction. Simple. तो here it is कैल्शियम कार्बोनेट। when heated, अब हीट जब देंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, यानी हीट की यहाँ एंट्री हुई तो वो ब्रेक होके बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इतना याद रखने का, एक्सो एग्जिट और थर्मिक का मतलब हीट, यानी हीट रिलीज होती है। एंडो का मतलब एंट्री, अंदर आती है, अंदर आने को कहते हैं एब्जॉर्ब क्या, लेकिन थर्मिक का मतलब हीट। नंबर 10, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब एग्जिट, थर्मिक का मतलब हीट। हमें ये बताना है कि रेस्पिरेशन जब भी करते हैं तो हीट कैसे एग्जिट होती है, यानी कैसे रिलीज होती है। ऑब्वियस रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है, लेकिन एक्सप्लेन करना है। वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combined with oxygen in the cell to our body and provide energy. Since the energy form in the form of heat, the respiration is considered to be an exothermic reaction. देखो सिंपल लॉजिक है। Here you have to understand digestive process. Look, simple. We need energy to stay alive, and this energy we get from the food. And that food, during digestion, that food is broken down. जो हमने digestive system में पढ़ा था, जिंदा लेने के लिए फूड चाहिए। When we eat food, this food is broken down, and this food is broken down and it form protein, vitamin, and carbohydrate. And this all is converted into what? ग्लूकोज। अब जब हम रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, एट दैट टाइम ऑक्सीजन गेट मिक्स इन द ग्लूकोज। तो सांस ली हमने तो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिक्स हुआ। फिर जब सांस रिलीज करेंगे, व्हेन वी एक्सेल, तो क्या बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और ये हीट नहीं, वाटर आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज में से जो एनर्जी बनी, वो एनर्जी हीट के फॉर्म में होती है। कौन से फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज़ होती है। तो ये रिएक्शन के बाद क्या रिलीज हुआ? किसकी एग्जिट हुई? हीट की, एनर्जी के फॉर्म में। सो इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। वंस अगेन, फूड खाते हैं, ठीक है, तो फूड के अंदर होता है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। वो ब्रेक होके क्या बनाता है? ग्लूकोज। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होता है और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एंड हियर एनर्जी इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ हीट। दैट्स वाई रेस्पिरेशन कंसिडर टू बी एक्सोथर्मिक। वाई एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन? सिंपल है ना। डीकम्पोज, डी का मतलब डीकम्पोज का मतलब तोड़ना, और कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना। सिंपल। तो डीकम्पोज मतलब यहाँ टूटता है
और दो प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ कंबाइन होता है और एक प्रोडक्ट बनता है, सिंपल, दैट्स वाई अपोजिट। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेस, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होना, कंबाइन होना, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। देखो दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनता है, हियर रिएक्टेंट्स कंबाइन, सो इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन कंबाइन नहीं होता है, इससे उल्टा होता है। देखो यहाँ पर दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनता है, यहाँ कंबाइन होता है, जबकि यहाँ पर रिएक्टेंट टूटता है और दो प्रोडक्ट बनते हैं। देखो यहाँ रिएक्टेंट 2, यहाँ रिएक्टेंट 1, यहाँ प्रोडक्ट 1, यहाँ रिएक्टेंट 2 अपोजिट हुआ, यहाँ रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, यहाँ रिएक्टेंट टूटता है, सो दैट्स वाई दे आर अपोजिट। सेम इक्वेशन उल्टा करके लिख देना है, ठीक है। राइट वन इक्वेशन each for decomposition reaction in which energy is supplied in the form of heat, light and energy. Okay, here we have to write decomposition reaction. First we'll write in the form of heat. Whenever heat is used to decompose, it is called thermal decomposition. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने का कैल्शियम कार्बोनेट का है, CaCO3 gives, when we give heat it broken down to form CaO and CO2. Now light, so it is called electrolysis. With the help of light it is called photo decomposition that takes place for the silver chloride. That तो you have to remember, याद रखना ही पड़ेगा। सिल्वर क्लोराइड एक सॉसर में सिल्वर क्लोराइड अगर सनलाइट में एक्सपोज किया हमने तो सिल्वर और क्लोरीन दोनों सेपरेट हो जाएंगे, बैलेंस भी करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी से जो डिकम्पोजिशन होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, या गिव्स करने का सब में, तो वो वाटर को डिकम्पोज करने में यूज होता है। व्हेन एवर वाटर डिकम्पोज इट फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, टू हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन, टू ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन 4 2, क्लियर। What is the difference between displacement and double displacement reaction? Write relevant equation for the above. Displacement reaction, a reaction in which more reactive element displaces a less reactive element from its salt solution is called displacement reaction, that we know. Double displacement, a reaction in which two compounds exchange their ions is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी है, ठीक है। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एग्जांपल मैंने आपको समझाया था आगे। कॉपर सल्फाइड ब्लू कलर का होता है, उसके अंदर आयरन नेल डालते हैं तो ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट बन जाता है, यानी आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कम रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस करता है, सिंपल। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट यानी दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखना है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये भी मैंने आगे एक्सप्लेन किया था आपको। बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ओके। तो यहाँ पर देखो सोडियम भी है, ये पॉजिटिव आयन का डिस्प्लेसमेंट हुआ और नेगेटिव आयन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये दोनों ने अपनी जगह बदली, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हियर एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, बेरियम की जगह सोडियम आ गया तो बना NaCl, समझे, और सोडियम की जगह बेरियम आ गया तो बना BaSO4, तो यहाँ 2 टाइम डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन आयन का एक्सचेंज हुआ। सो सिंपल, अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट, in the refining of silver
द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल. राइट डाउन रिएक्शन इन्वॉल्व्ड. सिंपल रिएक्शन ही लिखना है. इन द रिफाइनिंग सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर 1 प्लस Ag नाइट्रेट NO3 1 माइनस इवॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर. किससे डिस्प्लेस करना है? कॉपर से. सिंपल है. तो कॉपर पॉजिटिव है, वो नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा. क्रॉस इट विल बी CuNO3 ट्वाइस और सिल्वर रिलीज होगा. सिंपल. नाउ बैलेंस. सिल्वर 1 NO3 1 NO3 2, तो आगे 2 लिखो. सिल्वर बिकम 2. डन. व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल. ये हम आगे ही देख चुके. ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो हमने देखा था. चलिए एक बार मैं फिर से आपको वीडियो बता देता हूँ. वैसे हमने आगे देखा ही हुआ है, ठीक है. ओके चलो. रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट विथ बेरियम क्लोराइड जो दिखते हैं. ये रहा, फटाफट दिखेंगे. देखो ये बेरियम, ये सोडियम सल्फेट है. क्या है? सोडियम सल्फेट. अब इसके अंदर हम बेरियम क्लोराइड डालेंगे. देखना बेरियम क्लोराइड डालते क्या होता है. हो गया वाइट कलर का. तो ये वाइट कलर का जो यहाँ पर फॉर्म हुआ, दैट आर द प्रेसिपिटेट. कोई भी रिएक्शन में कोई ऐसा सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है जो इनसॉल्युबल होता है, तो उसको प्रेसिपिटेट बोला जाता है. यानी ये जो वाइट कलर का बेरियम क्लोराइड, ये वाइट कलर का बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ, वो इसके अंदर इनसॉल्युबल है, जिसको प्रेसिपिटेट कहते हैं. तो रिएक्शन कुछ ऐसा हुआ, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, इट फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड. तो बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं यहाँ पर, ठीक है. इनसॉल्युबल है बेरियम सल्फेट, इसलिए वाइट कलर का यहाँ दिख रहा है. कोई भी एक केमिकल रिएक्शन में इनसॉल्युबल चीज फॉर्म होते तो उसको प्रेसिपिटेट बोला जाता है. अब यहाँ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. सोडियम क्लोराइड इसके अंदर डिसॉल्व हो गया है. रिएक्शन तो मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया था आपको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन एंड लूज ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल ईच. ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन में हमें एक एग्जांपल लिखना है, ठीक है. सिंपल है. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? ऑक्सीजन ऐड होना. तो कोई भी मेटल पकड़ लो, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, जो आपको अच्छा लगे. यहाँ हमने कॉपर लिया है. व्हेन कॉपर, अब ऑक्सीडेशन कराने ऑक्सीजन ऐड कराना पड़ेगा, ठीक है, यानी ऑक्सीजन गेन कराना पड़ेगा. तो कॉपर व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. बैलेंस करो, 1 कॉपर 1 कॉपर, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पर 2. दिस इज ऑक्सीडेशन. सिंपल. So oxidation reaction is what? A chemical reaction in which oxygen atom added or oxygen. The reaction in which atom or molecule gain oxygen or remove hydrogen or lose hydrogen is called oxidation reaction. समझाया. Reaction में उल्टा. A chemical reaction in which atom or molecule gain hydrogen or loses oxygen. तो हमें हाइड्रोजन गेन कराने का एग्जाम्पल दे देने का, वही जो हमने आगे लिखा वही. कॉपर ऑक्साइड, हाँ हमने आगे क्या फॉर्म किया था, देखो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म किया था, उसी का एग्जांपल दे दो. कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन,
ठीक है, इट फॉर्म कॉपर एंड वाटर। तो यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है उससे बना कॉपर, यानी कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज किया। तो ऑक्सीजन अगर लूज होता है तो रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, a shiny brown color element acts on heating in air becomes black in color, name the element। सिंपल, कॉपर। कॉपर है, जब हम उसको हीट देते हैं, हीट देना मतलब क्या, गर्म करना। गर्म करना मतलब किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ, और कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनेगा कॉपर ऑक्साइड, जो अभी हमने आगे देखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। यहाँ गिव्स लिखना है और ये डेल्टा है, डेल्टा का मतलब हीट। बैलेंस कर सकते हैं अपने, सिंपल है। Why do I apply paint on articles, iron articles? It is very easy to prevent from the rusting. Iron articles are painted to prevent them from rusting. If it is not painted, then the metal surface come in contact with the atmospheric oxygen and moisture and form rust. So, to prevent from rusting, paint is applied on iron articles. Oil and fat containing food items are flushed with nitrogen and why? देखो सिंपल है कि कोई भी चीज़ है, तली हुई चीज़, कोई भी तली हुई चीज़ ऑयली होती है, उसके अंदर फैट होता है। अभी जो फैट है वो फैट ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्ट करता है तो उसमें से वो स्पॉइल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पॉइल यानी बिगड़ जाता है। उसमें से अजीब सी स्मेल आती है, तो उसको कहते हैं रैंसिड होना। क्या होना, रैंसिड। कोई भी चीज़ रैंसिड होना उसका मतलब कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसमें जो बैड स्मेल आती है, वो बैड स्मेल आने को रैंसिड होना कहते हैं। तो रैंसिडिटी रिएक्शन वो एक टाइप का ऑक्सीडेशन ही है। वो किस में होता है कि कोई भी ऑयली चीज़ अगर हम लॉन्ग टाइम तक एटमॉस्फेयर में ओपन रखते हैं तो वो चीज़ बिगड़ जाती है। लेकिन अगर आपने देखा हो तो जो वेपर्स के पैकेट होते हैं, ऑब्वियसली वेपर्स फ्राई की हुई होती है, दैट मीन्स उसके अंदर ऑयल होता है, दैट मीन्स फैट होता है। लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व क्यों रहती है, क्योंकि हम इस जो पैकेट है उसको नाइट्रोजन से फ्लश करते हैं। किससे, नाइट्रोजन से। तो उसकी वजह से ये पैकेट में नाइट्रोजन भर जाता है। अब नाइट्रोजन क्या करता है, ये पूरा में नाइट्रोजन भर दिया तो बाहर का ऑक्सीजन ये वेफर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो मतलब ये रैंसिड नहीं होगा। उसका मतलब ये वेफर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी नहीं तो बिगड़ेगी नहीं, बिगड़ेगी नहीं तो बैड स्मेल नहीं आएगी, यानी रैंसिड नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर नाइट्रोजन खुद अगर वेफर के साथ रिएक्ट कर दिया तो ये भी नाइट्रोजन कभी भी फैट के साथ रिएक्ट करता नहीं है। तो इस तरह से नाइट्रोजन तो इसके साथ रिएक्ट करने वाला नहीं है, तो नाइट्रोजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से नाइट्रोजन बाहर के ऑक्सीजन को रिएक्ट होने देता नहीं है, मतलब वो जो भी हमारे वेफर्स है उसको प्रिवेंट करता है बिगड़ने से। दैट्स वाई ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। लेट अस अंडरस्टैंड कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट रैंसिड which occurs when the oil and fat react with the oxygen. So while we flush with nitrogen to prevent it from the rancid, rancid का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर बैड स्मेल आना, उसको रैंसिड होना कहते हैं। So to prevent from the rancid, they are flushed with the nitrogen. Okay. So whenever any food item become rancid, it have very bad smell and it is harmful for the health. Hence, to prevent the spoilage of food item, they are flushed with unreactive nitrogen gas. Why written unreactive? Because nitrogen cannot react with the fat. It is antioxidant. Explain the following terms with one example each. Rancidity and corrosion. See, corrosion तो you know very well. Corrosion that means rusting. Metals gets corroded in the presence of acid or air and moisture. This process is called corrosion. For example, rusting of iron, green coating of salt on the utensil of copper. Due to corrosion, iron turns red brown, which is called rusting of iron.
corrosion damage the article made from iron such as car bodies, bridges, iron railing, ships, etc. Rusting can be prevented by painting the surface of iron or coating the surface of iron with more reactive metal. सिंपल, कोई भी मेटल है, सपोज एल्यूमिनियम का रोड है या तो आयरन है, सो वेन एवर इट इज एक्सपोज इन टू एसिड, एयर और मॉइस्चर, इट गेट रस्टेड. ओके, एसिड के कॉन्टेक्ट में आएगा तो भी रस्टिंग होगा, एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो भी, मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो भी. सो ड्यू टू रस्टिंग ऑक्साइड इज फॉर्म ऑन इट. सो लाइक वेन एवर आयरन गेट रस्टेड इट फॉर्म ग्रीनिश कलर. ओके, सेम वे every time due to corrosion many articles get damaged and even we lose a big amount every year. इवन आपके घर पे ही देखना, बहुत विंडो की जो पैनल्स है उस पर रस्टिंग लगता है, तो धीरे धीरे वो पैनल वीक होती जाती है और लास्ट में टूट जाती है. तो इन दिस वे रस्टिंग, ड्यू टू रस्टिंग मैनी कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स एट्सेट्रा दे आर ब्रोकन आउट एंड वी लूज अ बिग अमाउंट. सो इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट रस्टिंग वी शुड अप्लाई पेंट, जो हम घर पे करते ही हैं, और वी शुड कोट ए हाईली रिएक्टिव मेटल ऑन द लेस रिएक्टिव मेटल. फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर रूफ वी यूज ना, सो दैट रूफ ऑब्वियसली मेड अप ऑफ आयरन बट दे आर कोटेड विद द जिंक. वाई? बिकॉज जिंक is highly reactive metal than iron. So whenever oxygen and moisture come in contact with the roof, zinc react with oxygen and moisture and iron get prevented from the rusting. अब आप सोचो कि जब जिंक प्रिवेंट कर ही रहा है तो पूरा रूफ जिंक का क्यों नहीं बना देते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आयरन जितना स्ट्रांग होता है उतना जिंक स्ट्रांग होता नहीं है. तो रूप तो आयरन की बनानी पड़ेगी. अकेले आयरन के बनाएंगे तो आयरन का जल्दी रस्टिंग हो जाएगा. तो उसको बचाने के लिए जिंक का कोटिंग करते हैं, ताकि जिंक पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि जिंक हाईली रिएक्टिव है कॉपर आयरन से. तो जिंक धीरे धीरे कम होने लगेगा, लेकिन नीचे का आयरन हमारा प्रिवेंट होगा. और इस जिंक को रस्ट होने के लिए काफ़ी साल लग जाएंगे, तो काफ़ी साल तक हमारे रूप को कुछ भी नहीं होगा. ठीक है. वैसे ही शिप्स होती है जो सीज और ओशन में, उसके अंदर आयरन की प्लेट्स होती है, जिसको भी किससे कोटिंग किया जाता है? जिंक से, रस्टिंग से बचाने के लिए. नेक्स्ट इज रेंसिडिटी. ये तो अभी मैंने समझाया कि जब भी कोई भी फूड आइटम, ऑयली आइटम्स होती है, उसके अंदर फैट होता है, अगर उसको एटमॉस्फेयर में ओपन रखा तो किसके साथ कांटेक्ट में आएगा? ऑक्सीजन के साथ. जैसे ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में बिगड़ना चालू होगा, बैड स्मेल आएगी. बैड स्मेल आई उसका मतलब रैंसिड हुआ, और ये प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी. व्हेन फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट इज केप्ट इन एन ओपन एयर, इट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड बिकम्स rancid, due to which their smell and taste changes. This process called rancidity. To avoid rancidity, substances are added to prevent rancidity. कौन से सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट. Such substances are known as antioxidant, जो कौन है? नाइट्रोजन. Food kept in an airtight container help to slow down its oxidation and rancidity. Bags of potato chips are flushed with inactive nitrogen gas to prevent oxidation of potato chips. See, let me show the video how oxygen gas is filled, nitrogen is filled in the bag of potato chips. So here it is. Just a minute, it will take some time. Okay. Process of flushing of nitrogen chips. Here it is. देखो how potato chips are filled. देखिए पैकिंग हो रहा है, ये पैकिंग हो रहा है. अब इसके अंदर देखिए यहाँ नाइट्रोजन फील्ड हो रहा है. फिर से देखते हैं, यहाँ पर पोटैटो चिप्स हमने भर दी. अब नेक्स्ट में नाइट्रोजन फिलिंग होगा. ये हमने चिप्स भर दी बराबर मशीन के थ्रू. अब देखो
चिप्स आ रही है इसके अंदर। अब नाइट्रोजन इसके अंदर भरा जाएगा। देखो यहाँ से जब चिप्स बाहर निकलती है, ये जो हमने देखा ना, ऊपर चिप बढ़ती है फिर नीचे से जब बाहर निकलती है तब अपने आप यहाँ से, ये मशीन है, देखो ये मशीन में यहाँ नाइट्रोजन फील्ड होता है। देखो एक बार फिर से देखते हैं। देखो ये मशीन है, देखो ये चीज़ बाहर आई, ये चीज़ निकली, तो वहाँ से नाइट्रोजन फील्ड होके बाहर निकली। फिर से ये चीज़ हमने भर दी। अब ये जो है ना, देखो ये रहा, ये पाइप, ऊपर जो पाइप दिख रही है, ये ऊपर जो थी, ये है ना, ये इसके अंदर नाइट्रोजन भर रही है। देखना अब चिप्स ऊपर से निकलेगी तो देखो अब इसके अंदर वो पाइप नाइट्रोजन भर देगी। देखो फूल गया पैकेट, फूल गया पैकेट, नाइट्रोजन की वजह से फूल गया। Okay, so here all the in-text questions are completed. So let's end this lecture over here. Bye. Have a safe day.